देखो फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब है तो मैकेनिक्स का ही पार्ट, ठीक है। और मैकेनिक्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े हैं, लाइक काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, काइनेमेटिक्स में हो गया मोशन से रिलेटेड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एक्सेट्रा। फिर हम लोग सर फोर्सेस पे स्टडी कर रहे थे। हाँ बोलिए। सर थर्मोडायनामिक्स में बैरोमीटर वाला कॉन्सेप्ट रह गया था। थर्मोडायनेमिक्स में बैरोमीटर वाला रह गया तो वो उठा लेंगे, प्रेशर में ही उठा लेंगे उसको, प्रेशर में कवर कर ओके सर। लेंगे। अच्छा रहा याद बता दिया मुझे। और तो इसमें जो मैकेनिक्स वाला जो बेसिकली पार्ट है वो फोर्सेस वाला ही है, मेनली फोर्सेस की वजह से क्या है। और इसमें ज़्यादातर मोशन वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, फोर्सेस से रिलेटेड मतलब एफबीडी का यूज आएगा, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। तो जैसे ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बना के उसके ऊपर फोर्सेस बैलेंस किए थे, तो यहाँ हम लोग वही सेम टू सेम काम लिक्विड के लिए करने वाले हैं। मेनली फ्लूइड्स का मतलब है, फ्लूइड्स में दो चीजें आ गई, लिक्विड एंड गैसेज। बट फिलहाल इसमें जो कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम लोग वो लिक्विड्स पे ही करेंगे। तो सबसे पहले तो आता है कि कितने पार्ट हैं इसमें। तो इसमें तीन पार्ट हैं बेसिकली देखा जाए तो। एक फर्स्ट पार्ट है, स्क्रीन आ रहा है ना। फर्स्ट पार्ट है इसमें हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है। सेकंड पार्ट इज हाइड्रो डायनेमिक्स। एंड थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, और प्रिसाइज, वैसे तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, बट और प्रिसाइजली बोले तो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल लिक्विड्स, ठीक है। अच्छा, नॉन आइडियल लिक्विड्स क्या है उस पर बाद में आते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स, इन दोनों ही केसेस में हम लोग आइडियल लिक्विड पे ही स्टडी करेंगे, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक्स में ऐसे बोल सकते हैं कि आइडियल लिक्विड एट रेस्ट, ठीक है, एट रेस्ट। और प्रिसाइजली बोले तो विद रिस्पेक्ट टू वेसल, क्योंकि ऐसे केसेस आएंगे जिसमें हम वेसल को मूव कराएंगे। और दूसरे केस में आएगा हाइड्रोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स में हो जाएगा आइडियल लिक्विड फ्लोइंग का केस हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि हम आइडियल लिक्विड किसको बोल रहे हैं। क्यों भाई, मालूम है किसी को व्हाट इज एन आइडियल लिक्विड? जैसे तुमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब स्टार्ट किया होगा, तो सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ एजम्पशंस लिए थे ना, कि वो जो मॉलिक्यूल्स का साइज है वो छोटा है। तो क्या है कि वो हमने एक बाउंड्री डिस्कस की है कि इस बाउंड्री के अंदर ही हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो उसी तरह से देखा जाए तो आइडियल लिक्विड आइडियल कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकली बात की जाए तो प्रैक्टिकल में कोई भी गैस लेंगे तो रियल गैस है, आइडियल नहीं है। बट हम ये है कि कॉन्सेप्ट्स आइडियल पे स्टडी करते हैं, फिर रियल के केसेस में कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत डेविएट होते हैं, ठीक है ना। कुछ और फैक्टर्स कंसीडर कर लेंगे तो वही रियल लिक्विड के केस बन जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हम लोग सिंपल रखते हैं, इसलिए आइडियल के केस स्टडी कर रहे हैं। तो आइडियल लिक्विड किसको बोलेंगे सबसे पहले तो इसमें ध्यान से नोट भी करो। आइडियल लिक्विड हम लोग बोलेंगे, एक तो सबसे पहला पॉइंट तो हो जाएगा डेंसिटी यूनिफॉर्म एवरीवेयर। डेंसिटी यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्लियर है। दूसरा पॉइंट है कि आइडियल लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल को और प्रिसाइजली कहें तो वॉल्यूम कांस्टेंट। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्लियर है। यस सर। ऐसा होगा जैसे गैस कंप्रेसिबल है, आइडियल गैस जब स्टडी किया तो उसको प्रेशर अप्लाई करके वॉल्यूम रिड्यूस किया ना, तो गैसेज आर कंप्रेसिबल। बट इस चैप्टर में जो लिक्विड स्टडी करने वाले हैं, दैट लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उससे लिक्विड का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि लिक्विड भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा पाएगा। लिक्विड के अंदर ये प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं। कंप्रेस करने से उसकी डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कंप्रेस नहीं होगा, इसीलिए इनकम्प्रेसिबल। और थर्ड जो मेन पॉइंट है वो ये कि लिक्विड विल exert force only perpendicular to the surface in contact, ठीक है ना। लिक्विड विल exert force only perpendicular to the surface in contact.
सो बेसिकली नो shear force. shear वर्ड आया पहले ना? shear वर्ड आया ना पहले? जैसे मान लो कोई ब्लॉक पे हम ऊपर से फोर्स लगाते हैं, मान लो कोई वॉल पे ही फोर्स लगाना है, तो वॉल पे फोर्स हम लोग वॉल का जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लगा सकते हैं और टेंजेंशियली भी लगा सकते हैं फोर्स। तो लिक्विड जब फोर्स लगाएगा तो लिक्विड का टेंजेंशियल फोर्स हम कंसीडर नहीं करेंगे। नॉन आइडियल लिक्विड टेंजेंशियल फोर्स लगाएगा, वो उसको हम स्टडी अलग से करेंगे, बट आइडियल यानी हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स, इन दोनों में लिक्विड के जो भी फोर्सेस होंगे वो ओनली इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब लिक्विड जैसे ग्लास में रखा हुआ है, तो ग्लास के सरफेस तुम विजुलाइज कर सकते हो, ग्लास के एक कर्व सरफेस है ग्लास का, एक बॉटम है फ्लैट सरफेस, तो फ्लैट सरफेस पे लिक्विड का जो भी फोर्स होगा वो फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर, कर्व्ड सरफेस पे जो फोर्स होगा वो कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब अलोंग द सरफेस कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा। ठीक है, एक दो पॉइंट लिक्विड के, आइडियल लिक्विड के और आएंगे, बट उसको हम लोग जब हाइड्रोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूस करेंगे तब बोलेंगे, अभी नहीं समझ में आएंगे वो इसलिए। तो फिलहाल सबसे पहला पॉइंट हाइड्रोस्टैटिक्स में ही पढ़ते हैं। और हाइड्रोस्टैटिक्स में पहला डिस्कशन हमारा प्रेशर कैलकुलेशन ही है। व्हाट इज कॉल्ड प्रेशर? क्यों भाई, प्रेशर किसको बोलते हैं? सपोज करो कि कोई भी अगर हम एरिया लेते हैं, डी एरिया, और इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में आया था कि उस एरिया पे अगर हम कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल लिया कि वॉल के ऊपर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स हम एंगल पे लगा सकते हैं, फोर्स हमारे फोर्स के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। तो एक कंपोनेंट हो गया नॉर्मल डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट हो गया टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ठीक है, बट जब हम प्रेशर बोलेंगे ना, तो प्रेशर लिक्विड का प्रेशर हो या गैस का प्रेशर हो, तो प्रेशर जब हम लोग निकालते हैं तो फोर्स पर यूनिट एरिया में फोर्स कौन सा लेते हैं? तो फोर्स से परपेंडिकुलर वाला ही लेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस। भाई फोर्स पर यूनिट एरिया तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, बट अब और प्रिसाइजली बोले तो कौन सा फोर्स? N स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, T फॉर टेंजेंट, ठीक है ना। बाकी प्रेशर के यूनिट जो बनेंगे वो हम लोगों को जो यूज करना है यूनिट, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा। ठीक है ना, गैसेस तो है नहीं, कोई और यूनिट नहीं है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर इसी को पास्कल। तो पास्कल वर्ड मतलब पास्कल यूनिट तो पता है तुम्हें, पास्कल लॉ इसी चैप्टर में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लिक्विड की वजह से कैसे प्रेशर देखेंगे। तो सपोज करते हैं कोई भी लिक्विड हमने वेसल में लिया हुआ है और ये वेसल जो है ये रेस्ट पे है, ठीक है ना, अभी कुछ भी मोशन में नहीं है, वेसल इज एट रेस्ट। अब ये तो कि लिक्विड अगर रेस्ट पे है तो अगर हम लिक्विड के किसी भी पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या उसके ऊपर सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए? कोई भी बॉडी रेस्ट पे अगर है, दैट मींस कि ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी फ्रॉम ऑल साइड्स इंक्लूडिंग इट्स वेट, ऑल मस्ट गेट बैलेंस्ड। बोलो, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक सिंपल सिचुएशन लेते हैं। सिंपल सिचुएशन ये कि लेट अस अज्यूम अ क्यूबिकल बॉडी और क्यूबॉइडल बॉडी, लेट्स से क्यूबॉइडल बॉडी। सपोज करो वाटर के अंदर हमने, वाटर है या कोई भी लिक्विड है, और ये एक मैंने क्यूबॉइड लिया हुआ है छोटा सा, ठीक है, और ये क्यूबॉइड भी वाटर ही है, मतलब इमेजिन कर रहे हैं कि हम इतना सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग क्यूबॉइडल वॉल्यूम ऑफ अ वाटर। तो ये क्यूब रेस्ट पे है, तो इसके ऊपर हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कौन कौन से फोर्सेस हैं। तो लेट अस से कि इसका अपर साइड और इसका लोअर साइड लिक्विड का जो फ्री सरफेस है वहां से एक है y इक्वल टू वाई पे और एक है y इक्वल टू वाई प्लस डी वाई पे। तो इसका ये वाला जो साइड है ये dy है। तो लेट अस अज्यूम कि y इक्वल टू वाई पे लिक्विड का प्रेशर P है
और y प्लस डी वाई पे लिक्विड का प्रेशर चेंज होके सपोज कितना हो गया, p प्लस dp। लिक्विड के अंदर हमें ये निकालना है कि प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है। तो कोई भी क्वांटिटी अगर चेंज हो रही है तो पहले हम एज्यूम करते हैं कि लेट्स से कि x इक्वल टू एक्स पे क्वांटिटी y है और x प्लस डी एक्स पे क्वांटिटी y प्लस डी वाई है, तो हमें उसका चेंज पता चलेगा। तो वही काम यहाँ भी किया है कि y पे प्रेशर p ले लिया है और y प्लस डी वाई पे प्रेशर p प्लस dp ले लिया है। अब इस क्यूब के ऊपर, क्यूबॉइड के ऊपर या क्यूब के ऊपर बताओगे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, कौन कौन इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। क्यों भाई, इसके 6 साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं और उन 6 साइड्स के बाहर भी लिक्विड है, तो मैं कहूंगा कि चारों तरफ से फोर्स लग रहा होगा। तो 6 फोर्सेस तो हो गए लिक्विड की वजह से, और एक 7वां फोर्स होगा इसका वेट। तो इसका वेट किधर हो गया, इसका वेट हो गया dm इंटू जी नीचे की तरफ। इसका ये वाला साइड हम लोगों ने कितना एज्यूम किया है, ये साइड एज्यूम किया है dy, और इसका ये वाला जो एरिया है इसको ले लेते हैं, इसको एरिया ए ले लो, ए ले लो या डी ए ले लो, एक ही बात है, ए ले लेते हैं। तो अभी बताओ कि इसके ऊपर से कितना फोर्स लगेगा, प्रेशर इनटू एरिया, ये वाला फॉर्मूला लगाया है। अगर लिक्विड का प्रेशर P है तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स निकालने के लिए प्रेशर इनटू एरिया कर देंगे। तो ऊपर से कितना फोर्स लगेगा P इंटू ए, नीचे से कितना फोर्स लगेगा, तो नीचे से फोर्स लगेगा P प्लस डीपी इंटू ए। साइड से इधर से एक फोर्स लगेगा, एक फोर्स इधर से लगेगा, एक फोर्स सामने वाली साइड से लगेगा और एक फोर्स पीछे वाली साइड पे लगेगा। पहले ध्यान से ये विजुलाइज कर लो कि उस लिक्विड का जो क्यूबॉइड हमने लिया है उसके ऊपर 6 फोर्सेस हैं। कौन लगा रहा है ये 6 फोर्सेस? ये जो मैंने एरो दिखाए हैं ब्लैक वाले, ये कौन लगा रहा है, हु इज अप्लाइंग ऑन विच बॉडी? लिक्विड अप्लाई कर रहा है लिक्विड के ही ऊपर, आपस में प्रेस करेंगे ना लेयर्स को। अच्छा, ये फोर्स और ये फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स, ये जो 4 हैं ये तो बैलेंस ही हो जाएंगे क्योंकि और कोई तो फोर्स है नहीं हॉरिजॉन्टल में। लेकिन ऊपर से जो P इंटू ए है और नीचे से P प्लस डी पी इंटू ए, ये बैलेंस नहीं होंगे क्योंकि वर्टिकल में एक और फोर्स है। कौन सा फोर्स है? डीएम इंटू जी। तो अगर हम वर्टिकल में इक्वेशन लिखें, केवल वर्टिकल में ही जरूरत पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल में चेंज नहीं होगा। तो वर्टिकल में ध्यान से देखो तो P प्लस डी पी इंटू ए ऊपर है, P इंटू ए नीचे, प्लस डीएम इंटू जी भी नीचे है। तो यहां से देखोगे तो एक कैंसिल हो जाएगा P इंटू ए, ठीक, और dp इंटू ए इक्वल टू, अब dm को क्या लिख सकते हैं, dm को लिख सकते हैं क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और इंटू जी। तो यहां से हमको एक छोटा सा फॉर्मूला मिलेगा दैट dp अपॉन dy इज इक्वल टू रो इंटू जी। dp अपॉन dy इज रो इंटू जी। देखो यहां तक, पहले यहां तक देखिए, कुछ डाउट है बताइए। टोटल 6 फोर्सेस और एक ये 7वां mg, उन 6 में से 4 जो हॉरिजॉन्टल में लग रहे हैं वो तो डेफिनेटली एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल में और कुछ तो है नहीं। वर्टिकल वाले एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। तो इसीलिए लिक्विड में जब हम लोग नीचे जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज क्यों हो रहा है? ये बिल्कुल वैसे ही है, ध्यान से सोचो तो, जैसे तुमने पढ़ा है ना ब्लॉक ओवर ब्लॉक। मान लो एक ब्लॉक है, उसके ऊपर हम एक और ब्लॉक रख दें, उसके ऊपर एक और ब्लॉक रख दें, उसके ऊपर और एक और ब्लॉक रख दें, तो इनके बीच में जो नॉर्मल लग रहा होगा, मान लो यहाँ N1 लग रहा है, यहाँ N2 लग रहा है, यहाँ N3 लग रहा है, यहाँ N4 लग रहा है, तो क्या बोलोगे, N3 N4 N2 N4 कौन बड़ा छोटा होगा? वर्टिकल में स्टैक करके रखे हुए हैं तो मैक्सिमम कौन होगा? N4 सबसे नीचे वाला, N4 क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज्यादा ब्लॉक्स हैं। तो वैसे ही लिक्विड में भी है, लिक्विड में भी इमेजिन यही करो कि इसके ऊपर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखे हुए हैं, तो सबसे नीचे जाएंगे तो प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे जो वेट है वो नॉर्मल बैलेंस कर रहा है और यहाँ पे जो वेट है वो प्रेशर बैलेंस कर रहा है, प्रेशर इनटू एरिया। तो ये जो क्वांटिटी निकल के आई है dp अपॉन dy, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। दिस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट।
ग्रेडियंट वर्ड कई जगह आएगा, अभी पता नहीं अभी कहीं आया कि नहीं आया, कहीं आया होगा ग्रेडियंट वर्ड। कोई भी क्वांटिटी, नॉर्मली स्केलर क्वांटिटी, अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में उसका रेट ऑफ चेंज लिखते हैं तो उसको हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो उसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सिमिलरली जब हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और पोजीशन। तो तुमने टेम्परेचर ग्रेडियंट आया होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट आया उसमें कि रेट ऑफ हीट फ्लो इज इक्वल टू ए इंटू माइनस ऑफ dt बाई डी एक्स। तो इसको हमने बोला था टेम्परेचर ग्रेडियंट, क्योंकि वो टेम्परेचर का किसके रिस्पेक्ट में चेंज था, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो सिमिलरली ये जो प्रेशर है ये किसके रिस्पेक्ट में चेंज है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं प्रेशर ग्रेडियंट। अच्छा, अब प्रेशर ग्रेडियंट से हम आगे कैसे बढ़ेंगे, तो इसी प्रेशर ग्रेडियंट को अगर हम dp को इक्वल टू लिखें रो जी इंटू डी वाई, और हम फिलहाल के लिए डेंसिटी को कांस्टेंट ले लें, तो अगर डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी। y इक्वल टू 0 पे प्रेशर की वैल्यू ले लेते हैं पी नॉट, मान लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और y इक्वल टू वाई पे प्रेशर हमें मान निकालना है, तो वो हो गया p। तो आपको यहां से एक्सप्रेशन मिल जाएगा p इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी वाई। तो ये प्रेशर वेरिएशन आ गया इनसाइड अ लिक्विड। दिस इज प्रेशर वेरिएशन inside liquid, pressure variation inside liquid। और एक और बात सामने ये आई इस एफबीडी से कि हॉरिजॉन्टल में अगर मान लो इधर हम लोग P1 लेते और इधर हम लोग P2 लेते, तो क्या बोल सकते थे कि P1 और P2 डेफिनेटली इक्वल होंगे। यस तो एक्चुअली इस एफबीडी से दो चीजें सामने आई, एक तो ये आया कि प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है एज वी आर गोइंग इनसाइड लिक्विड डीपर, और दूसरी बात ये सामने आई कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। प्रेशर सिर्फ कौन से डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, एक्स और जेड में कोई चेंज नहीं है। तो वो भी कहीं ना कहीं नोट कर देना। प्रेशर इज सेम along horizontal direction। इस पर्टिकुलर केस में हमने डेंसिटी को कांस्टेंट लिया है। अब सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है जिसमें डेंसिटी वेरिएबल दी हुई है कि भाई जैसे जैसे हम डेप्थ पे जा रहे हैं, मान लो सी वाटर है तो सी वाटर का डेंसिटी जैसे जैसे नीचे जाएंगे डेंसिटी में काफी चेंज आता है, तो उस केस में प्रेशर का ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्या करोगे उस केस में, सपोज डेंसिटी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ y, डेंसिटी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ y। फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे। तो जहां पे हमने जिस जगह डेंसिटी को बाहर लिया ना इंटीग्रेशन के, तो बाहर नहीं आएगी, उसके अंदर रहेगी, और जो भी फंक्शन दिया होगा इंटीग्रेट हो जाएगा। तो whether density is uniform or even it is non-uniform, we can find pressure at a depth y। ठीक है, एक दो क्वेश्चन होंगे पैकेज में इसके डेंसिटी वेरिएशन के। देन इसमें नीचे लिखते हैं नोट करके, पॉइंट्स इसमें कई सारे हैं छोटे छोटे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे प्रेशर
increases in the direction of pressure increases in the direction of g vector. और एक और बात लिखेंगे, the free surface of liquid in a vessel is always, क्या लिखना चाहिए? मतलब फ्री सरफेस लिक्विड का कैसे होगा? मान लो कोई ग्लास हमने सीधा रखा हुआ है, ग्लास को हम थोड़ा टेढ़ा कर दें, तो वो जो फ्री सरफेस है वो किस पे डिपेंड कर रही है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू जी वेक्टर। मतलब वेसल हमने कैसे रखा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। उसका जो फ्री सरफेस होगा, अगर वेसल, अभी हम लोग फिलहाल वही वेसल्स ले रहे हैं जो रेस्ट पे हैं, तो वेसल अगर रेस्ट पे है तो जो फ्री सरफेस होगा इट इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। बोलिए, है ऐसा? yes. जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, बताना। जैसे एक वेसल दिया हुआ है, तो ये जो फ्री सरफेस है ये किस तरह से होनी चाहिए? मतलब जैसे दिख रही है, सही है ना? ऐसे ही होनी चाहिए ना, बिकॉज जो फ्री सरफेस है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू जी वेक्टर। और ये जो लाइंस मैंने बनाई है ना, ये वाली जो लाइंस दिख रही हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इक्वी प्रेशर लाइंस, या फिर इनको आइसो बार्स भी बोल सकते हैं, बट ये आइसो बार वो आइसो बार से अलग है, ठीक है ना। बार मतलब प्रेशर भी होता है ना, आइसो सेम। तो इसमें जरा बताओगे कि ए और बी में कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा? ए पे। ए पे ज्यादा होगा, तो हमें निकालना है व्हाट इज पी ए माइनस पी बी। बोलिए क्या आएगा? व्हाट इज पी ए माइनस पी बी? सर रो जी H1 माइनस H2। रो जी H1 माइनस H2। जल्दबाजी नहीं करो। देखो, अगर अभी बात समझ में नहीं आई है तो अभी और एक पॉइंट देखो। रो जी H1 cos थीटा माइनस H2 cos थीटा। हाँ, अभी सही आंसर है। जैसे मान लो ये वेसल है, तो हमको ये तो मालूम ही है कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये सारे पॉइंट सेम प्रेशर पे होंगे। बट ऐसे सपोज करो कि मान लो हम कोई और भी पॉइंट ले लें। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है डी, और ये डी पॉइंट पॉइंट सी के ठीक ऊपर है। तो ए और डी में अगर हमें प्रेशर डिफरेंस निकालना है, मान लो कहा जाए ए और डी में प्रेशर डिफरेंस निकालो, तो प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए हमें कौन सा हाइट चाहिए? हमें केवल वाई कोऑर्डिनेट चाहिए ना। प्रेशर सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? वाई कोऑर्डिनेट पे। तो ये देखो कि डी का और ए के वाई कोऑर्डिनेट में क्या डिफरेंस है, यही तो चाहिए। तो यही सेम काम हमें यहाँ भी करना है कि बी और ए
का जो y डायरेक्शन में डिफरेंस है वो हमें चाहिए किसी तरीके, ये कैलकुलेशन करनी है। कॉन्सेप्ट तो बस इतना ही है, बाकी फिर अब मैथ्स है। ये हाइट चाहिए केवल, कैसे आएगी ये हाइट? हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये लाइन कॉमन है ना, तो इस लाइन का यहां से डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। बोलो, दिख रहा है फिगर? नहीं, देखो ये लाइन एक कॉमन ले लो, तो इस पॉइंट का यहां से कितना हाइट है ये कैसे निकालेंगे? ये परपेंडिकुलर है, ये वाला थीटा है, तो ध्यान से देखो ये भी थीटा होगा, तो ये वाली हाइट h1 cos थीटा हो गई। सिमिलरली h2 के लिए भी निकालेंगे, तो यहाँ छोटी सी जो बनेगी वो h2 cos थीटा हो जाएगी। तो जो डेल्टा y आएगा वो बेसिकली कितना हो जाएगा? डेल्टा y इज h1 माइनस h2 cos थीटा हो गया। तो pa माइनस pb जो है रो जी h1 माइनस h2 cos थीटा। प्रेशर डिफरेंस अगर हमें कोई भी दो पॉइंट्स में निकालना है तो हमें क्या चाहिए? सिंपली दोनों के y कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंस चाहिए। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है? बता देना कहीं डाउट है तो। नेक्स्ट एक पॉइंट ये लिखेंगे, बिहेवियर ऑफ अ लिक्विड, बिहेवियर ऑफ अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन shape of vessel. Behavior of a liquid does not depend on shape of vessel. इसके लिए भी एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो। जैसे मान लो कि कोई वेसल है, अलग अलग शेप का है, या ऐसे कह लो कि वेसल तो एक ही है, वेसल की जो ओपनिंग है वो अलग अलग है। एक में वर्टिकल ट्यूब है, एक में थोड़ी इंक्लाइंड है, और एक में थोड़ी आर्बिट्रेरी शेप की है। और हम उसमें कहीं से भी लिक्विड फिल करना शुरू करें किसी भी ट्यूब से, तो फाइनली जो हाइट आएगी, फाइनली जो हाइट ऑफ लिक्विड होगा इन ऑल थ्री कॉलम्स, क्या वो डेफिनेटली सेम होगा? Yes. एंड व्हाट अबाउट पीए, पीबी एंड पीसी, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, इन तीनों पे प्रेशर का वैल्यू सेम होगा। डेफिनेटली सेम होगा। यानी अगर हमें प्रेशर एट ए निकालना है तो भी हमें वर्टिकल डिफरेंस लेना है, प्रेशर एट बी निकालना है तो भी वर्टिकल डिफरेंस लेना है। वेसल के शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वेसल का जो ओपनिंग है वो कैसी है। बताइएगा सेकंड पॉइंट। क्लियर है सर। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट, when two immiscible liquids are filled in a container, when two immiscible liquids are filled in a container, तो सपोज हमने दोनों लिक्विड दो अलग अलग साइड से फिल करना शुरू हुए, तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? देयर आर टू डिफरेंट लिक्विड्स, क्या वो वेसल में साइड बाय साइड स्टे कर पाएंगे? No, sir. क्यों नहीं No, करेंगे? क्या रीजन देंगे? दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। बट अब मेरा क्वेश्चन है क्यों?
सर जो हेवियर लिक्विड होगा उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, तो सर वो बॉटम वाली साइड पर आ जाएगा। लाइटर लिक्विड पे फोर्स कम आएगा, इसी वजह से ऊपर रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो है क्या, मैंने जैसे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की हुई है ना, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अगर दो पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल में है और वेसल रेस्ट पे है, तो डेफिनेटली पॉइंट ए और पॉइंट बी पे प्रेशर सेम होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में पॉइंट ए और पॉइंट बी पे प्रेशर सेम नहीं आएगा, क्योंकि ए पे निकालेंगे तो हम रो1 डेंसिटी लेंगे और बी पे निकालेंगे तो हम रो2 डेंसिटी लेंगे। ठीक है ना, ये बात तो समझ में आएगी ना कि जो भी हैवियर होगा इसमें से, लेट से रो1 हैवियर है या रो2 हैवियर है, तो जो भी हैवियर होगा वो अपने आप नीचे आ जाएगा। ठीक है। इज इट पॉसिबल कि हम पहले लाइटर लिक्विड डालें वेसल में और फिर उसके ऊपर हैवियर लिक्विड डालें तो हैवियर ऊपर रहे? नो सर। नो सर। कभी No, पॉसिबल sir. नहीं होगा। ठीक है ना, इमिसिबल तो ले ही रहे हैं, मिक्स तो नहीं होने चाहिए, मिक्स हो जाएंगे तो फिर नया लिक्विड बन गया, फिर वो सिचुएशन ही अलग हो गई। इमिसिबल लिक्विड्स हैं अगर, ऑयल वाटर तुम चाहे जैसे अरेंज कर लो, ठीक है ना, ऑयल हमेशा वाटर के ऊपर ही आ जाएगा ऑलवेज। तो फाइनल सिचुएशन इसमें वो तो नॉट पॉसिबल लिख दी है। फाइनल सिचुएशन उसमें इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन आई है तो हम यहाँ से बोल भी सकते हैं कि डेफिनेटली रो2 जो है वो रो1 से बड़ा है। अच्छा, पॉइंट ए पे प्रेशर चाहिए तो क्या करेंगे? अब पॉइंट ए पे प्रेशर चाहिए तो हम क्या करेंगे भाई, इसकी वजह से प्रेशर में कितना डिफरेंस है और इसकी वजह से प्रेशर में कितना डिफरेंस है, और जितना हम नीचे जाते जाएंगे स्टैकिंग हो रही है तो वो एडअप ही होगा सीधे सीधे स्केलर क्वांटिटी टाइप से। जैसे N1 N2 लिखते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी है। तो प्रेशर एट ए लिख सकते हैं P एटमॉस्फेयर इफ एनी प्लस रो1 G H1 प्लस रो2 G H2। तो अगर मल्टीपल लिक्विड्स हैं किसी कॉलम में तो प्रेशर कैलकुलेशन कैसे होगा? दिस सिचुएशन वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज PA नॉट इक्वल टू PB। बताइएगा पॉइंट नंबर 3। कोई कंफ्यूजन इसमें, कुछ और दिमाग में डाउट? सर अगर दो लिक्विड्स हैं और दोनों की डेंसिटी इक्वल है तो तो फिर वो दो है ही नहीं, फिर दो रहे नहीं। फिर उस मान लो ऐसा है कि दोनों के कलर अलग अलग हैं, वाटर है हमने कलर अलग कर दिया, तो फिर वो मिक्स ही हो जाएगा ना, एक्चुअली प्रैक्टिकली तो मिक्स हो जाएगा वो। डेंसिटी सेम अगर होगी तो प्रैक्टिकली वो मिक्स हो जाएगा। लेट से हम वाटर में एक रेड कलर मिला दें, वाटर में एक येलो कलर मिला दें, तो वो दो लिक्विड रहे नहीं, क्योंकि मिक्स करेंगे तो नया कलर बन जाएगा। बट अगर मान लें थ्योरेटिकली कोई ऐसी सिचुएशन है तो फिर ये वाली सिचुएशन पॉसिबल आ सकती है, क्योंकि फिर डेंसिटी सेम होगी। पॉइंट नंबर 3 क्लियर है? देन सर। पॉइंट नंबर 4 में एक छोटी सी सिचुएशन दे रहा हूं, बताना जरा सोच के। सपोज we have 3 different vessels, but height of liquid is same in all 3 vessels, and the base area in all 3 vessels is also equal, but the vessels are different. So definitely they will have different masses, m1 m2 m3। भाई डेंसिटी तो सेम है, सेम ही लिक्विड लिया है, डेंसिटी इज सेम, लिक्विड इज सेम, vessels are different but vessels have same base area। तो पहला क्वेश्चन मेरा इसमें ये है, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट अबाउट प्रेशर एट बॉटम इन दीज 3 केसेस? सर सेम होगा। pressure at bottom is
same in all three cases. Now second point is force exerted by liquid on bottom of vessel. Force exerted by liquid on bottom area, मतलब ये वाला जो फोर्स जिसको मैंने ये एरो से दिखाया हुआ है, एरो जो लग रहा है वो कौन किस पे लगा रहा है, लिक्विड वेसल पे लगा रहा है, वेसल लिक्विड पे लगा रहा है, दोनों ही लगा रहे हैं ना एक दूसरे पे, बट फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड। तो किधर होगा ये फोर्स, मतलब डाउनवर्ड है, मैग्नीट्यूड के बारे में क्या कहोगे इन तीनों केसेस में? सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम होगा, इक्वल होगा, सेम होगा इक्वल होगा। सर अलग अलग। Force exerted by liquid on bottom of vessel is also same in all three cases. क्योंकि फोर्स हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, फोर्स का कैलकुलेशन तो ऐसे ही करेंगे ना, प्रेशर एट बॉटम इनटू एरिया। तो प्रेशर तो तीनों में सेम ही है, एरिया भी तीनों का सेम है, क्यों भाई? अच्छा, M1 M2 M3 में क्या बोलोगे? क्या M2 सबसे बड़ा होगा, देन M1 होगा, देन M3 होगा, जैसी सिचुएशन दी उस हिसाब से होगा ना? अब एक और क्वेश्चन इसमें मेरा है, फोर्स एक्सर्टेड by liquid on side walls of vessel, ठीक है ना? F1 F2 या ऐसे ले लो, FA FB एंड FC रेस्पेक्टिवली, इनकी वैल्यूज भी हमें बतानी है। FA कितना होगा? क्या ये वाला लिक्विड वेसल सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है, ये हमने केवल क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, सिलेंड्रिकल वेसल है, ग्लास है मान लो, अलग अलग टाइप के, तो साइड वॉल पे ग्लास पे टोटल कितना फोर्स लगेगा पहले वाले केस में? होगा कोई फोर्स या नहीं होगा फर्स्ट केस में? फर्स्ट केस में साइड में जो फोर्स होगा, मान लो ये जो एरोज मैंने दिखाए हैं, अगर हम चारों तरफ कैलकुलेट करें पूरे 360 डिग्री में, तो FA का वैल्यू 0 होगा। कैसे 0 होगा बताओ? कुछ कंफ्यूजन है पूछ लेना बीच में टोक के। क्या एक्सप्लेनेशन दोगे 0 होने का? सर प्रेशर इज सेम। हॉरिजॉन्टल में प्रेशर सेम है सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर सेम रहता है, अभी बताया था आपने। ठीक है, तो तो सर इसका प्रेशर मतलब सेम ये रहता है, तो कंपोनेंट सर और ये इसको- कंपोनेंट, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक बात है। अच्छा, अब आते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में क्या बोलेंगे, ध्यान से देखना। सेकंड केस में लिक्विड जो वेसल पे फोर्स लगा रहा होगा, इस बार जो फोर्स है भाई लगेगा तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही ना, तो जैसा भी सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर। तो ये जो मैंने एरो दिखाए हुए हैं भाई, नीचे जा रहे हैं तो एरो का लेंथ बढ़ रहा है ना, तो वो क्यों बढ़ा है? क्लियर है? नीचे जाने पे एरो का लेंथ मैंने क्यों इंक्रीज किया है? क्योंकि जितना नीचे जाएंगे प्रेशर ज्यादा होगा, तो प्रेशर इनटू एरिया की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो नीचे फोर्सेस ज्यादा होंगे। अच्छा, जैसा ये एरो है वैसे ही एरो इमेजिन करो पूरे 360 डिग्री में, तो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं कि इनके जो हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे अभी भी, लेकिन इन सारे एरोज के वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल नहीं होंगे। यानी कि इस पर्टिकुलर केस में लिक्विड साइड वॉल पे कुछ अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, नॉन जीरो फोर्स। पहले केस में जो फोर्स 0 है, इस केस में 0 नहीं है। तो ये बताओगे कि इन सारे एरोज का रिजल्टेंट किधर आएगा? इसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है,
हॉरिजॉन्टल में तो डेफिनेटली कैंसिल हो रहा है, तो इन सारे एरोज का रिजल्टेंट डेफिनेटली किधर आएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। बताइए भाई, मतलब हमारा अगर ग्लास इस तरह का है तो ग्लास की जो साइड वॉल्स हैं, साइड वॉल पे लिक्विड की वजह से जो फोर्स है बाई लिक्विड ऑन ग्लास, उसका रिजल्टेंट किधर की तरफ आएगा? डाउनवर्ड आएगा। ये क्लियर है ना ये बात? अब हमें ये फोर्स निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? वैल्यू निकालनी है तो एफ बी विल बी डाउनवर्ड, वैल्यू भी सपोज कैलकुलेट करनी है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो इसके लिए मैं कहूंगा कि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जैसे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में बनाया था, लेकिन इस बार हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। किसका किसका बनाया जाए? ग्लास का या लिक्विड का? क्यों भाई? सर लिक्विड को। लिक्विड का बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, ग्लास का नहीं बनाएंगे, नहीं तो ग्लास जहां रखा हुआ है उसको भी लेना पड़ेगा। सिर्फ लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इमेजिन करो मैंने सिर्फ लिक्विड ले लिया है, वेसल हटा दिया है। अब ये बताओ कि लिक्विड के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस होते हैं? तो लिक्विड के ऊपर सबसे पहले लिक्विड का वेट होगा कितना? m2g। बताइए। अच्छा मान लेते हैं एटमॉस्फेयर भी फोर्स लगा रहा है। ये एटमॉस्फेयर का फोर्स अभी हटा दो चाहो तो, एटमॉस्फेयर नहीं लेते हैं सपोज, अभी खाली लिक्विड का ही कंसीडर करते हैं। तो बॉटम पे फोर्स कितना लग रहा है? बॉटम पे फोर्स कितना लगेगा? तो बॉटम पे फोर्स हो जाएगा क्या? रो जी एच इंटू एरिया। ये फोर्स कौन लगा रहा है, किस पे लगा रहा है? हु इज exerting this force and on which body? लिक्विड वेसल पे। सर लिक्विड कर रहा है वैसे। नहीं, एफबीडी में हम कौन से फोर्सेस दिखाते हैं? बाई बॉडी ऑन सराउंडिंग या बाई सराउंडिंग ऑन बॉडी? ये जो एरो दिख रहा है ना, ये एरो है बाई लिक्विड ऑन वेसल, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना मैंने, ये है बाई वेसल ऑन लिक्विड, क्योंकि हम लिक्विड का एफबीडी बना रहे हैं ना। जब हम लोग ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं तो नॉर्मल कौन सा दिखाते हैं? नॉर्मल बाई ब्लॉक ऑन ग्राउंड या बाई ग्राउंड ऑन ब्लॉक? बाई ग्राउंड ऑन ब्लॉक। तो ठीक बाई, ये कौन सा फोर्स है? ये है बाई वेसल ऑन लिक्विड, और ये फोर्स इस फोर्स के इक्वल है बिकॉज एक्शन रिएक्शन है ना। सिमिलरली जो वेसल की वॉल है, वेसल वॉल लिक्विड के ऊपर साइड वाला फोर्स किधर लगा रही होगी? तो वो सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट ऊपर आएगा, मैग्नीट्यूड में वो एफ बी के ही इक्वल होगा। भाई जैसे एरो मैंने वहां दिखा है वैसे ही एरो यहां बना सकते हैं। तो ये जो सारे एरो होंगे इनका रिजल्टेंट किधर आएगा? इनका रिजल्टेंट अपवर्ड आएगा। और ये कौन से फोर्सेस हैं? ये फोर्सेस हैं बाई वेसल ऑन लिक्विड। और क्या ये लिक्विड स्टेशनरी है? और कोई फोर्स इस लिक्विड के ऊपर? एटमॉस्फेयर हटा दिया है क्योंकि एटमॉस्फेयर का इफेक्ट ऊपर और नीचे से सब कैंसिल ही हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो, ऑन लिक्विड और कोई फोर्स? लिक्विड के कांटेक्ट में सिर्फ ग्लास है तो ग्लास के सारे फोर्सेस लगा दिए और उसका वेट ले लिया, और लिक्विड स्टेशनरी है तो ये सारे फोर्सेस बैलेंस कर दो। क्या इक्वेशन आएगी बताओ भाई? ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहा है? एफ बी ऊपर लग रहा है प्लस रो जी एच इंटू ए ऊपर लग रहा है, और ये किसको बैलेंस करेगा? m2g को। तो देखो आप इनडायरेक्टली एफ बी निकाल पाए हम लोग। इट इज m3g, सॉरी m2g माइनस रो जी एच इंटू ए। तो ये एफ बी का वैल्यू भी आ गया। बताइए ये बात आई समझ में या नहीं? यस सर। दिस इज फोर्स एक्सर्टेड। अब अगर पूछा तो हमसे ये था ना कि फोर्स एक्सर्टेड बाई लिक्विड ऑन साइड वॉल, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा ना, एक्शन रिएक्शन, बट एफबीडी हमने लिक्विड का बनाया हुआ है। तो सिमिलरली लास्ट वाले केस में बताओगे एफ सी कैसे निकालेंगे? एफ सी का डायरेक्शन किधर होगा? बाई
वेसल ऑन लिक्विड, बाई लिक्विड ऑन वेसल, सॉरी, बाई लिक्विड ऑन वेसल जो फोर्स होगा उसका रिजल्टेंट किधर आएगा? अपवर्ड। अपवर्ड आएगा। तो जब हम लिक्विड का एफबीडी बनाएंगे, बना लो अपने आप, सेकंड केस का जस्ट ऑपोजिट है। अगर हम लिक्विड का एफबीडी बनाएंगे तो उसमें एक तो हो गया M3G डाउनवर्ड, M3G डाउनवर्ड, इधर से लगने वाला ρGH इंटू ए अपवर्ड, और बाई वेसल ऑन लिक्विड जो फोर्सेस हैं इनका रिजल्टेंट FC नीचे। तो क्या इक्वेशन बनेगी? तो इस बार इक्वेशन बनेगी कि FC इज इक्वल टू ρGH इंटू ए माइनस M2G। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पॉइंट, ध्यान से एक बार देख लो। कोई भी छोटा मोटा कंफ्यूजन है तो बोलिए। कि जो दोनों फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हुए हैं ये लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम है, तो लिक्विड के ऊपर फोर्सेस कौन लगाएगा? ग्लास लगाएगा और उसका वेट हो गया। सो वहाँ पे FB विल बी अपवर्ड्स होना चाहिए ना फिर, जो आपने लिखा हुआ है FA के लिए। एक्चुअली FB क्या है ना, अब फोर्स तो एक, फोर्स को हमने ऐसे कह लो सिंबल तो एक ही दिया है, बट वो बाई लिक्विड ऑन वेसल भी है, बाई वेसल ऑन लिक्विड भी है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है, कहाँ लिखा है अपवर्ड, ये हम लोग कौन सा फोर्स निकाल रहे हैं? हम लोग निकाल रहे हैं बाई लिक्विड ऑन वेसल। तो बाई लिक्विड ऑन वेसल मतलब ये वाले एरो, तो बाई लिक्विड ऑन वेसल का रिजल्टेंट डाउनवर्ड आएगा, और यहाँ पे बाई लिक्विड ऑन वेसल का रिजल्टेंट अपवर्ड आएगा। अपवर्ड्स आएगा। ठीक है ना? यहाँ पे जो एरो बने हुए हैं और इसमें जो एरो बने हुए हैं ये दोनों एक्शन रिएक्शन है एक तरह से। ठीक है। इन तीनों वेसल्स को अगर हम वेइंग मशीन में रखेंगे तो वेइंग मशीन की रीडिंग के बारे में क्या बोलोगे? सपोज द वेसल इज मासलेस, मान लो ग्लास का कोई वेट नहीं है और इन तीनों को हम वेइंग मशीन पे रखते हैं अगर, तो किसका रीडिंग ज्यादा होगा, किसका रीडिंग कम होगा या इक्वल होगा? टू वाली रेटिंग सबसे ज्यादा होगी। सेकंड की रीडिंग सबसे ज्यादा होगी, वो तो सीधा सीधा है ना, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है। बट ये बताओ बॉटम पे फोर्स तो सेम था, बॉटम पे फोर्स कैसा था? ये वाला जो सेकंड पॉइंट है, साइड वॉल्स की फोर्सेस की वजह से, साइड वॉल की फोर्सेस की वजह से। बट हम जब हम इसको वेइंग मशीन पे रखेंगे तो साइड वॉल कहाँ आ रही है? क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या पूछ रहा हूं? मैंने सिंपली ये पूछा कि अगर हम इन तीनों वेसल्स को अगर हम वेइंग मशीन पे रखते हैं एंड कंसीडरिंग कि जो वेसल्स हैं वो मासलेस हैं, यानी लिक्विड का ही केवल वेट है, वेसल का वेट नहीं है, तो ये तीनों वेइंग मशीन में से रीडिंग किसकी कम ज्यादा होगी?
तो उसका आंसर आपने दिया कि सेकंड वाले की रीडिंग सबसे ज्यादा होगी, जो आंसर करेक्ट है। लेकिन अब मैंने इस पे डाउट ये पूछा कि बॉटम पे तो फोर्स सेम था, तो फिर रीडिंग कैसे ज्यादा होगी? नेट फोर्स में तो साइड वॉल पे जो फोर्सेस लग रही है वो भी तो ऐड होंगी इसके नेट फोर्स में डाउनवर्ड। वेइंग मशीन के साथ कौन सा सरफेस कांटेक्ट में है? बॉटम सरफेस। फिर सर बट सर फॉर एग्जांपल लाइक फर्स्ट वाले में साइड वॉल की मतलब जितनी भी फोर्सेस है कैंसिल हो रही है, बट इसके एक कंपोनेंट नीचे आएगा, तो सर वो ऐड तो होगा ना टोटल फोर्स में। तुम सब लोग सोच तो सही रहे हो, मतलब पर बोलना क्या है वो नहीं बोल रहे हो। बोलना ये है कि जब हम भाई वेइंग मशीन पे जब हम रखेंगे तो वेइंग मशीन के साथ कांटेक्ट में कौन होगा? ग्लास कांटेक्ट में होगा या लिक्विड कांटेक्ट में होगा? सर ग्लास। ग्लास कांटेक्ट होगा। तो जब हम ग्लास का एफबीडी बनाएंगे तो उसमें नॉर्मल फोर्स सेकंड वाले में सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि जब आप ग्लास का एफबीडी बनाओगे केवल ग्लास का, तो उसके ऊपर साइड वाला फोर्स, यहां से लगने वाला नॉर्मल फोर्स और लिक्विड की वजह से बॉटम पे लगने वाला फोर्स, वो सारे बैलेंस होंगे ना। तो ग्लास का एफबीडी बनाएंगे तो हम वेइंग मशीन पे डिस्कशन कर सकते हैं। ये जो एफबीडी बनाया है ये सिर्फ किसका है? ये सिर्फ लिक्विड का है, ठीक है ना। अभी और इसके बारे में पढ़ के सोच लेना, बाद में कुछ और कंफ्यूजन आएगा तो फिर बताना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि नेक्स्ट एक और पॉइंट इसमें करते हैं, पॉइंट नंबर 5 में, व्हेन डिफरेंट liquids are filled in a U-shaped tube as shown. मान लेते हैं कोई ट्यूब ले ली हमने, ठीक है, और इसमें लिक्विड अलग अलग फिल कर रहे हैं, ठीक है। डायग्राम जरा एग्जैक्ट बनाना जैसा बना हुआ है, ठीक है। लेट्स से ये वाली डेंसिटी हो गई ρ1, ये वाली डेंसिटी हो गई ρ2 और ये वाली डेंसिटी हो गई ρ3। डिफरेंट पॉइंट्स इसमें ले लेते हैं। लेट्स से पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, पॉइंट बी के ठीक सामने पॉइंट लिया हुआ है पॉइंट सी। फिर इधर यहाँ जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं वो है पॉइंट डी, पॉइंट डी के ठीक सामने है पॉइंट ई। फिर यहाँ पे जहाँ दोनों मिल रहे हैं वो पॉइंट एफ, पॉइंट एफ के ठीक सामने यहाँ पे एक पॉइंट है पॉइंट जी। ठीक है, दिख रहा है। अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसको देख के क्या लगता है कौन सी डेंसिटी ज्यादा होगी कौन सी कम होगी? ρ1, ρ2 और ρ3 में क्या रिलेशन आएगा, छोटा बड़ा?
So ρ1 greatest, then ρ3 and ρ2 least. करेक्ट, रो वन सबसे बड़ा होगा, देन रो थ्री एंड देन रो टू। इसमें किसी को कंफ्यूजन, इसको कैसे डिसाइड किया? नो सर। नो सर। बोलिए। ठीक, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे पीए होगा, पीबी, ठीक है, देन पीएफ, पीजी, देन पीई, पीडी, और मैं यहाँ पे साइन लगाने हैं बीच में, ठीक है ना, इक्वलिटी, इक्वल, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, क्या करना चाहिए, और पीबी, पीसीबी, पीबी एंड पीसी, मतलब कौन बड़ा कौन छोटा या दोनों इक्वल, सिंपल ये है। हम लोगों के पास अभी तक जो कॉन्सेप्ट अवेलेबल है वो ये है कि हम लोग अभी तक ये बोलते थे कि लिक्विड अगर इमिसिबल लिक्विड्स वेसल में फिल्ड हैं तो सबसे नीचे सबसे हैवी वाला होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो लाइटर लिक्विड की तरफ जाएगा। तो ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सीधे सीधे क्लियर हो गया। ठीक, अब ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होना चाहिए, तो वो चीज यहां पे एप्लीकेबल नहीं है, या किस कंडीशन में एप्लीकेबल है वो हमको और क्लियर हो जाएगा, और इससे ज्यादा कुछ और कोई कंडीशन नहीं आएगी, बस, और क्या, सभी चीजें आ गई इसमें। तो सबसे पहले ये बताओ, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे क्या कहोगे, प्रेशर सेम है या अलग अलग है? सर डिफरेंट है। सर डिफरेंट। ए और बी पे सेम होगा सर। हम्म, होगा। क्यों सेम है जो सेम बोल रहे हैं, और क्यों डिफरेंट है जो लोग डिफरेंट बोल रहे हैं? हाँ, सर कोई लिक्विड की हाइट नहीं है, उसके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा कोई एग्जर्टेड पॉइंट्स पर। हाँ, तो लेट्स से अगर हम एटमॉस्फेयर भी ले लेते हैं तो एटमॉस्फेयर दोनों जगह है, तो प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी डेफिनेटली इक्वल हैं, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे हम लोग तो ये दोनों किसके इक्वल हैं, दोनों ही पीएटीएम के इक्वल आएंगे। ये बात नहीं क्लियर हुई? बताइए भाई, जो लोग नॉट इक्वल बोल रहे थे उनको क्लियर है? ए और बी पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे नहीं है, तो मैंने यही तो बोला कि अभी हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम वाली थ्योरी इस केस में एप्लीकेबल नहीं है, या हम लोग देखेंगे कि कहां पे गड़बड़ हो रही है, या उस थ्योरी में और क्या ऐड करने की जरूरत है उस पॉइंट में जिससे हमारी पॉइंट सही बना रहे। तो यहाँ पे लिक्विड्स अलग अलग आ गए ना, सिंगल वेसल होता तो ऐसी सिचुएशन आती ही नहीं, वो यू ट्यूब है इसलिए इसमें पॉसिबल हो रहा है ऐसा, क्योंकि अब इधर का लिक्विड इधर आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ए और बी पे प्रेशर डेफिनेटली इक्वल है, क्यों? क्योंकि दोनों एटमॉस्फेयर में ओपन है, दोनों पे ये पीएटीएम लगेगा, लिक्विड का तो हाइट है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम बी और सी को कंपेयर करेंगे तो क्या बोलेंगे, पॉइंट ए से अगर हम नीचे जाएंगे, भले ही कितना भी थोड़ा सा नीचे जाए, तो प्रेशर डेफिनेटली ज्यादा हो जाएगा, तो पीसी डेफिनेटली ग्रेटर देन पीबी हो गया। बोलिए। अच्छा, अब ऐसी सिचुएशन में देखो कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, याद क्या रखना है, समझ लेना है। अगर हम इस यू ट्यूब में सबसे लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएं, मान लेते हैं कि एफ जी एच, ये ले लेते हैं पॉइंट एच, तो पॉइंट एच पे जो भी प्रेशर होगा वो प्रेशर चाहे हम इधर से कैलकुलेट करें या हम इधर से कैलकुलेट करें, डेफिनेटली इक्वल आएगा, क्योंकि स्टेशनरी लिक्विड है। या हम ऐसे कह दें कि हम यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो उस लाइन के ऊपर से इधर से जो फोर्स लग रहा है और इधर से जो फोर्स लग रहा है, डेफिनेटली दोनों फोर्सेस कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, क्योंकि वो लाइन मूव तो कर नहीं रही है। अगर कोई स्टेशनरी पॉइंट है तो इसका मतलब है कि उसकी तरफ दोनों साइड से लगने वाला फोर्स सेम है, यानी कि पॉइंट एच पे अगर हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, इधर से पूरा कैलकुलेशन और इधर से पूरा कैलकुलेशन, तो वो डेफिनेटली सेम आना चाहिए। ये हाइट्स इस तरह से अरेंज होंगी। अब पॉइंट एच और पॉइंट एफ को देखो ध्यान से, तो क्या ये हाइट और ये हाइट तो सेम है, तो इसका मतलब एफ और जी पे प्रेशर डेफिनेटली सेम होगा।
तो अब वो जो थ्योरी हम लोगों ने बोली है कि हॉरिजॉन्टल में प्रेशर सेम रहेगा, उसमें हम एक पॉइंट ये और ऐड कर सकते हैं याद ध्यान रखने के लिए कि हॉरिजॉन्टल में जो पॉइंट्स होने चाहिए, सबसे पहली बात वो दोनों पॉइंट सेम लिक्विड में होने चाहिए। तो यहाँ पे F और G दोनों सेम लिक्विड में है या नहीं है, ये कंफर्म कर लो। और तो और ऐसा भी नहीं है कि हम यहाँ पे सपोज फिर से रो3 फिल कर दें और रो3 में रो3 इक्वल कर देंगे, नहीं, पॉइंट उसमें ये ऐड करेंगे कि F और G सेम लिक्विड में तो होने ही चाहिए, और F से लेके G तक का जो रास्ता है ऐसे कह लो, वो सेम लिक्विड होना चाहिए, उसके बीच में कोई और लिक्विड नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने यहाँ भी कोई लिक्विड भर दिया, वही यहाँ भी भर दिया और फिर बोल दें कि दोनों में सेम होगा, नहीं, जरूरी नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल और सेम लिक्विड, और दूसरी बात कि उस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक का जो रास्ता है पूरा का पूरा वो सेम लिक्विड से ही होना चाहिए, तभी इक्वल बोल पाएंगे। तो इस कंडीशन में सिर्फ F और G इक्वल बनेंगे। तो अब बात आएगी कि E और D के बारे में, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। अब अगर F और G पे प्रेशर सेम है, तो अगर हम F से ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा कि बढ़ेगा, और G से ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा कि बढ़ेगा? कम भाई होगा। कम होगा सर। कम होगा। तो किसमें डिक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ही हो रहा है, तो डिक्रीमेंट किसमें ज्यादा आएगा या किसमें कम आएगा? F to E में डिक्रीमेंट ज्यादा होगा। हाँ, F to E में ज्यादा होगा कि G to D में होगा? यहाँ पे रो1 है ना सर G to D। और यहाँ रो3 है, तो G से D जाएंगे तो ज्यादा कम हो जाएगा या F से E में? समझ गए ना क्वेश्चन क्या है? तो कौन बड़ा आएगा? PE बड़ा आएगा PD से। बोलिए। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो फिजिक्स में कुछ भी बन सकता है, कोई भी नया क्वेश्चन डिजाइन हो जाएगा, उसमें क्वेश्चन सॉल्व, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके हम नहीं कमांड कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। बोलो कैसे पहुंचे हम इन सारे पॉइंट्स पे, वो देख लो, बताओ। F और G पे इक्वल क्यों बोल दिया कि हाँ F और G पे इक्वल है, इसको प्रूफ कैसे किया इस बात को? इसको ऐसे बोला कि पॉइंट H पे तो सेम होगा ना प्रेशर, चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो। तो पॉइंट H का जो प्रेशर है उसको हम लिख सकते हैं प्रेशर एट F प्लस रो1 GH। इसी तरह पॉइंट H के प्रेशर को लिख सकते हैं प्रेशर एट G प्लस रो1 GH। अब क्योंकि H दोनों बराबर हैं, रो1 दोनों जैसे सेम है, हेंस F एंड G आर इक्वल। A और B इक्वल क्यों बोले थे? तो A और B इक्वल इसलिए बोले क्योंकि दोनों ओपन टू एटमॉस्फेयर है। फिर B और C में से C में ज्यादा कैसे बोल दिया? क्योंकि A से हम नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा और B का प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, तो इसलिए C का प्रेशर ज्यादा है B से। और फिर लास्ट फाइनल एक पॉइंट ये है कि ये कैसे डिसाइड किया। बाकी सारे पॉइंट तो चलो थोड़ा इजी है, ये पॉइंट और E और D में से कैसे डिसाइड किया कि E ज्यादा होगा। क्लियर है? लेस देन रो1 है। क्योंकि जब हम F से ऊपर जाएंगे तो भी प्रेशर कम होगा, G से ऊपर जाएंगे तो भी कम होगा, लेकिन G से D जाने में जो डिक्रीज होगा वो ज्यादा आएगा क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। रो1 इज ग्रेटेस्ट, या रो1 डेफिनेटली ग्रेटर देन रो3 है, इसलिए ऐसा है। ध्यान रहेगा। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, करो, इसी पे बेस्ड है, इसी पॉइंट पे। कंसीडर अ U tube containing mercury. Now water having column length 27.2 centimeter is poured into one of the two limbs. Find rise in mercury column in the other limb. Initially U tube contained only mercury. Then in one of the limbs water is poured. तो जब एक साइड में वाटर पोर करेंगे तो क्या दूसरे साइड से थोड़ा सा मरकरी ऊपर उठेगा? तो वही निकालना है हमको कि व्हाट इज द राइज इन द कॉलम ऑफ मरकरी इन द अदर लिम्ब।
सर 2 सेंटीमीटर। तुमने कैलकुलेशन सही किए हैं, बट तुमने आंसर जो दिया है वो गड़बड़ दे दिया है। सब कुछ सही किया है, जो आंसर देना चाहिए वो गलत है। शायद किया क्वेश्चन सही है। हम्म। सपोज ये इनिशियल सिचुएशन है। हम्म। और जब हमने एक साइड में मरकरी फिल किया, तो डायग्राम देखो ध्यान से। मेरे डायग्राम में क्लियर है ना कि मरकरी कितना नीचे गया एक साइड से। अगर एक साइड से मरकरी एक्स नीचे गया है तो दूसरे साइड से एक्स ऊपर जाएगा। तो हाउ मच डिफरेंस विल क्रिएट, डिफरेंस कितना क्रिएट होगा यहाँ पे। या डिफरेंस छोड़ो, सिचुएशन ये क्लियर है जो सामने बनी है डायग्राम में। अब ये जो वाटर है ये कितनी हाइट का है, यहां से लेके यहां तक। क्यों भाई, इस वाटर का लेंथ दिया हुआ है 27.2 सेंटीमीटर। अभी बताओ कि इस सिचुएशन में कौन से दो पॉइंट्स होंगे जहां पे प्रेशर इक्वल कर सकते हैं। ए एंड बी। ए एंड बी पे ही कर सकते हैं ना इक्वल, क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट बी ध्यान से चेक कर लो, सेम लिक्विड में है। और ए से बी तक का जो रास्ता है वो भी सेम लिक्विड से होके जा रहा है। बस अब ये बताओ कि ए पॉइंट पे प्रेशर लिखेंगे तो ए पॉइंट पे प्रेशर किसका आएगा, ओनली वाटर। तो ओनली वाटर लिखेंगे रो वाटर इंटू जी इंटू 27.2। और पॉइंट बी पे अगर हम प्रेशर लिखेंगे तो पॉइंट बी पे प्रेशर किसकी वजह से होगा, मरकरी की वजह से। तो मरकरी का कितना हाइट है ये टोटल, तो ये होगा रो मरकरी इंटू जी इंटू 2x आएगा। इससे आप जब x निकालोगे तो x 1 सेंटीमीटर आएगा। मतलब उधर मरकरी का जो डिफरेंस है वो 2 है, ठीक बात है, बट लेकिन आंसर तो हम लोग 1 देंगे ना। हम्म। बोलिए। डिफिकल्ट नहीं, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है, क्या किया है देख लो। जैसा कहता जा रहा है वैसा वैसा करते जाओ, और फिर फाइनली देखो, डिसाइड करो कि हमें क्या अप्लाई करना है, कौन से दो पॉइंट्स है जहां पे प्रेशर सेम कर सकते हैं। तो डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस है सही से बनाने का। एक साइड से अगर हमने x नीचे किया है, मरकरी इधर से x नीचे किया है तो इधर से x ऊपर किया है, तो एक्चुअली डिफरेंस कितना बन गया है, ये 2x बन गया है, इसलिए यहाँ पे 2x आ रहा है। हम्म। पैकेज है ना आपके पास, क्यों भाई। यस सर। देखो पैकेज में, देखिए पैकेज में फर्स्ट क्वेश्चन, .1 एंड .2 में प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करना है।
भाई 1 और 2 में ये चाहिए हमको केवल, क्यों भाई, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट चाहिए, और 1 पे प्रेशर ज्यादा होगा। कॉन्सेप्ट तो फिजिक्स में बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि भाई प्रेशर डिफरेंस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, बाकी सब तो मैथ ही है ना। रो जी रूट 3 माइनस 1/2 होल इंटू हाँ ठीक, करेक्ट। देखो 0.2 ऐसे ड्रॉ कर लो और 0.1 ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, तो अगर मैं ये बोलूं कि ये हाइट और ये हाइट, देखो तो ये वाली हाइट होगी r cos 60 और ये वाली हाइट होगी r cos 30। तो ये जो डेल्टा y है, डेल्टा y की वैल्यू हो जाएगी r cos 30 माइनस r cos 60, तो r/2 इंटू √3 माइनस 1। तो P1 माइनस P2 विल बी रो जी r √3 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, मैथ है, सीधा ज्योमेट्री देखो ध्यान से, और कुछ नहीं है। सेकंड देखो, सेकंड तो वैसे ही जैसे किया था, बट सेकंड तो वही कर लिया हम लोगों ने। थर्ड देखो, बट सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो H1 H2 के टर्म्स में नहीं है, B के टर्म्स में है, तो उसको फिर से एक बार कर लेना। एक सर्कुलर ट्यूब है, क्लोज्ड सर्कुलर ट्यूब, और उसके अंदर हम लोगों ने 2 इमिसिबल लिक्विड फिल किए। तो जब सर्कुलर ट्यूब है, इमिसिबल लिक्विड्स हैं, तो सीधी सी बात है, जो लिक्विड हैवी होगा वो थोड़े लाइटर वाले को थोड़ा सा पुश कर देगा, इक्वल इक्वल नहीं आएंगे, मतलब कहने का मतलब है कि इस तरह से नहीं आएंगे ना, क्योंकि जो हैवी रहा होगा उसने थोड़ा सा इसको ऊपर लिफ्ट कर दिया। तो वही पूछा हुआ है कि कितना ऊपर इसको भेज दिया है, थीटा एंगल कितना है। दोनों की एक्चुअल लेंथ 90-90 ही है। मैं इसका हिंट दे देता हूँ और ट्राई करना, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। देखो हिंट यही है जो भी हम लोगों ने ऊपर ये लिखा था, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला ना कि पॉइंट एच पे अगर हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, तो अगर हम इधर से कैलकुलेट कर रहे हैं और इधर से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से कैलकुलेट करने के बाद दोनों तरफ से जो कैलकुलेशन है वो इक्वल बैठनी चाहिए। मतलब इधर ले लें ρ3GH2, इधर ले लें ρ1GH1, और इधर ले लें ρ2GH2, इधर ले लें ρ1GH3।
तो ये दोनों वैल्यूज दोनों तरफ से एग्जैक्टली बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि पॉइंट एच है तो कॉमन इंटरफेस पे ना सबसे नीचे है। तो यही सेम काम आप यहां भी कर सकते हो, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा वो डिसाइड कर लो कौन सा है। तो उस लोएस्ट पॉइंट पे प्रेशर अगर आप इधर से कैलकुलेट करोगे और इधर से पूरा कैलकुलेट करोगे तो वो दोनों तरफ से इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। और किसी भी साइड से जब हम प्रेशर निकाल रहे हैं तो हमें सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है, मतलब सर्कल पे है उससे मतलब नहीं है, हमें चाहिए कि हाइट क्या है, व्हाट इज वर्टिकल हाइट, ठीक है। तो अभी आप इसी को ट्राई करना।